अंतरिक्ष और चंद्रमा के हालात पृथ्वी की स्थितियों में से बहुत भिन्न होते हैं। वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, तापमान को अनुभव नहीं किया जा सकता, त्वचा और शरीर पर वायुमंडलीय दाब नहीं होता। लेकिन अंतरिक्ष में तो सूक्ष्म गुरुत्व यानी गुरुत्वहीनता का अलग ही प्रभाव होता है। इस तरह के सभी हालातों से निपटने के लिए हमारे अंतरिक्ष खास तरह का स्पेस सूट डिजाइन करते हैं, जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्रा सहज, सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा पर भेजे जाने वाले आर्टेमिस अभियान के लिए नासा स्पेस सूट इवेपोरेशन रिजेक्शन फ्लाइट एक्सपेरिमेंट सर्फ प्रयोग कर रहा है। नासा चंद्रमा के हालात के लिए खास तरह के स्पेस सूट को डिजाइन करने में लगा हुआ है, जो चंद्रमा के 100 डिग्री सेल्सियस वाले उबलते तापमान को बर्दाश्त कर सके। चूंकि नासा का उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे मानव अभियान भेजना है, वह इस समय ऐसे ही स्पेस सूट डिजाइन कर रहा है जो उसकी इन जरूरतों को पूरा कर सके। नासा को स्पेस सूट इवेपोरेशन रिजेक्शन फ्लाइट एक्सपेरिमेंट का सर्फ से काफी उम्मीदें हैं। सर्फ प्रयोग के जरिए विकसित किए जा रहे स्पेस सूट के परीक्षण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी दोनों पर ही चल रहे हैं। इन स्पेस सूट का एक अहम भाग इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो अंतरिक्ष यात्री और उनके स्पेस सूट को ठंडा रखेगा। सर्फ को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सूक्ष्म गुरुत्व जैसे वातावरण में इस नई ऊष्मा नियंत्रण तकनीक का प्रदर्शन किया जा सके। इसमें थर्मल कंट्रोल लूप पूरे सूट में पानी का प्रभाव संचारित करता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री और सूट के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठंड रह सके। सर्फ प्रयोग की थर्मल कंट्रोल तकनीक भविष्य में स्पेस वॉक के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। इस प्रयोग में वैज्ञानिक पानी वाले कूलिंग सिस्टम का भी परीक्षण करेंगे। स्पेस सूट में प्रेशर सेंसर होंगे जो गर्म पानी की भाप को अंतरिक्ष में छोड़ सकेंगे, जिससे थर्मल कंट्रोल लूप के जरिए निर्धारित तापमान का कायम रखने में मदद मिलेगी। नासा ने वीडियो शेयर कर अपोलो युग से अब तक के स्पेस सूट के पूरे इतिहास की जानकारी दी है। स्पेस सूट से संबंधित जो प्रयोग और परीक्षण किए जा रहे हैं, वैसे ही प्रयोग नासा के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में भी किए जा रहे हैं। सर्फ एक ओवन के आकार का उपकरण है जो अंतरिक्ष यात्रियों की पीठ पर होगा, जिसका काम पूरे स्पेस सूट में पानी की नियमित आपूर्ति कायम रखना होगा। चूंकि अंतरिक्ष यात्री इस उपकरण को अपनी पीठ पर लाद कर चंद्रमा की पहाड़ियों और चट्टानों पर चहलकदमी करेंगे और अपने अन्य जरूरी प्रयोगों पर काम करेंगे, इंजीनियर इसका आकार छोटे से छोटा रखना चाहते हैं। नासा के मुताबिक पानी को कूलेंट की तरह उपयोग में अपोलो युग जितना पुराना है। उस समय वैज्ञानिकों ने एक कपड़े के जरिए पानी फैलाने का निर्णय लिया था, जिससे चंद्र यात्रियों को ज्यादा गर्मी का एहसास ना हो सके। आजकल जो नासा के अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में स्पेस सूट का उपयोग कर रहे हैं, वो 1970 में स्पेस वॉक के लिए विकसित किया गया था, जहां पानी अब भी कूलेंट की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। नासा का मानना है कि सुधार की अब भी बहुत संभावना है। नए स्पेस सूट के लिए नासा अपने डिजाइन, शोध और आंकड़ों को व्यावसायिक उद्योगों से साझा करेगा, जिससे मिलकर अगली पीढ़ी के स्पेस सूट विकसित किए जा सके। अंतरिक्ष और चंद्रमा के हालात पृथ्वी की स्थितियों में से बहुत भिन्न होते हैं। वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, तापमान को अनुभव नहीं किया जा सकता, त्वचा और शरीर पर वायुमंडलीय दाब नहीं होता। लेकिन अंतरिक्ष में तो सूक्ष्म गुरुत्व यानी गुरुत्वहीनता का अलग ही प्रभाव होता है। इस तरह के सभी हालातों से निपटने के लिए हमारे अंतरिक्ष खास तरह का स्पेस सूट डिजाइन करते हैं, जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्रा सहज, सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं।
चंद्रमा पर भेजे जाने वाले आर्टेमिस अभियान के लिए नासा स्पेस सूट इवेपोरेशन रिजेक्शन फ्लाइट एक्सपेरिमेंट सर्फ प्रयोग कर रहा है। नासा चंद्रमा के हालात के लिए खास तरह के स्पेस सूट को डिजाइन करने में लगा हुआ है, जो चंद्रमा के 100 डिग्री सेल्सियस वाले उबलते तापमान को बर्दाश्त कर सके। चूंकि नासा का उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे मानव अभियान भेजना है, वह इस समय ऐसे ही स्पेस सूट डिजाइन कर रहा है जो उसकी इन जरूरतों को पूरा कर सके। नासा को स्पेस सूट इवेपोरेशन रिजेक्शन फ्लाइट एक्सपेरिमेंट का सर्फ से काफी उम्मीदें हैं। सर्फ प्रयोग के जरिए विकसित किए जा रहे स्पेस सूट के परीक्षण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी दोनों पर ही चल रहे हैं। इन स्पेस सूट का एक अहम भाग इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो अंतरिक्ष यात्री और उनके स्पेस सूट को ठंडा रखेगा। सर्फ को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सूक्ष्म गुरुत्व जैसे वातावरण में इस नई ऊष्मा नियंत्रण तकनीक का प्रदर्शन किया जा सके। इसमें थर्मल कंट्रोल लूप पूरे सूट में पानी का प्रभाव संचारित करता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री और सूट के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठंड रह सके। सर्फ प्रयोग की थर्मल कंट्रोल तकनीक भविष्य में स्पेस वॉक के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। इस प्रयोग में वैज्ञानिक पानी वाले कूलिंग सिस्टम का भी परीक्षण करेंगे। स्पेस सूट में प्रेशर सेंसर होंगे जो गर्म पानी की भाप को अंतरिक्ष में छोड़ सकेंगे, जिससे थर्मल कंट्रोल लूप के जरिए निर्धारित तापमान का कायम रखने में मदद मिलेगी। नासा ने वीडियो शेयर कर अपोलो युग से अब तक के स्पेस सूट के पूरे इतिहास की जानकारी दी है। स्पेस सूट से संबंधित जो प्रयोग और परीक्षण किए जा रहे हैं, वैसे ही प्रयोग नासा के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में भी किए जा रहे हैं। सर्फ एक ओवन के आकार का उपकरण है जो अंतरिक्ष यात्रियों की पीठ पर होगा, जिसका काम पूरे स्पेस सूट में पानी की नियमित आपूर्ति कायम रखना होगा। चूंकि अंतरिक्ष यात्री इस उपकरण को अपनी पीठ पर लाद कर चंद्रमा की पहाड़ियों और चट्टानों पर चहलकदमी करेंगे और अपने अन्य जरूरी प्रयोगों पर काम करेंगे, इंजीनियर इसका आकार छोटे से छोटा रखना चाहते हैं। नासा के मुताबिक पानी को कूलेंट की तरह उपयोग में अपोलो युग जितना पुराना है। उस समय वैज्ञानिकों ने एक कपड़े के जरिए पानी फैलाने का निर्णय लिया था, जिससे चंद्र यात्रियों को ज्यादा गर्मी का एहसास ना हो सके। आजकल जो नासा के अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में स्पेस सूट का उपयोग कर रहे हैं, वो 1970 में स्पेस वॉक के लिए विकसित किया गया था, जहां पानी अब भी कूलेंट की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। नासा का मानना है कि सुधार की अब भी बहुत संभावना है। नए स्पेस सूट के लिए नासा अपने डिजाइन, शोध और आंकड़ों को व्यावसायिक उद्योगों से साझा करेगा, जिससे मिलकर अगली पीढ़ी के स्पेस सूट विकसित किए जा सके। सूर्य की सतह पर पैदा हुए सोलर फ्लेयर ने वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि इस सोलर फ्लेयर के कारण पृथ्वी भूचुंबकीय तूफान में फंस सकती है। सोलर फ्लेयर को कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य की सतह पर प्लाज्मा के शक्तिशाली विस्फोट के कारण कोरोनल मास इजेक्शन का जन्म होता है। यूएस स्पेस वेदर सेंटर ने इस दौर तूफान को G1 श्रेणी का बताया है। सूर्य की सतह पर हुए इस विस्फोट में अरबों से टन अविशित कण पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इस विस्फोट की क्षमता लगभग 20 मिलियन परमाणु विस्फोटों के बल के बराबर है। यूएस स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर के अनुसार कुछ फ्लेयर्स 250 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकते हैं और आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं। सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी से कोरोनाग्राफ तस्वीरों के आधार पर इस विस्फोट की पुष्टि की है। सोलर एक्टिविटी के 4 मुख्य घटकों में सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, हाई स्पीड सोलर विंड
और सोलार एनर्जी पार्टिकल्स शामिल है। इन्हीं के कारण पृथ्वी पर सोलर तूफान आते रहते हैं। नासा के अनुसार सोलर फ्लेयर्स धरती पर तभी प्रभाव डालती है जब वे सूरज के उस तरफ होती है जिधर हमारी पृथ्वी होती है। इसी तरह कोरोनल मास इजेक्शन में भी सूर्य से निकले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के विशाल बादल पृथ्वी पर तभी प्रभाव डालेंगे जब उनकी दिशा हमारी धरती की तरफ हो। धरती से सौर तूफान टकराने के कारण बाहरी वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका सीधा असर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट्स पर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर सौर तूफान से भी पावर ग्रिड में उतार चढ़ाव की संभावना है। खगोलविदों ने 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बौनी आकाश गंगा से निकलने वाले रहस्यमय और तेज रेडियो बर्स्ट की गुत्थी सुलझा ली है। नए शोध के अनुसार हाल के वर्षों में रेडियो बर्स्ट के अन्य डिटेक्शन की तुलना में यह ब्रह्मांडीय वस्तु बेहद अलग है। स्पेस में रेडियो तरंगों के मिलीसेकंड लंबे बर्स्ट को फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB कहते हैं। अकेले रेडियो बर्स्ट सिर्फ एक बार निकलते हैं और रिपीट नहीं होते, लेकिन बार बार निकलने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट से लगातार छोटी और एनर्जेटिक रेडियो तरंगें बाहर निकलती रहती है। CNN की खबर के अनुसार खगोलविद अपनी घरेलू आकाशगंगाओं में कुछ रेडियो बर्स्ट का पता लगाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें अभी तक इनके पीछे के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है। इन चमकदार और तीव्र रेडियो उत्सर्जन की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने से वैज्ञानिकों को इनके पीछे के असली कारण को समझने में मदद मिल सकती है। खगोलविदों ने FRB 190520 नाम के ऑब्जेक्ट का पता लगाया था, जब 20 मई 2019 को इससे रेडियो तरंगे का बर्स्ट मिला था। शोधकर्ताओं ने चीन में 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था और नवंबर 2019 में टेलीस्कोप डेटा में विस्फोट की खोज की गई थी। इसके बाद कई बार ऑब्जर्वेशन करने पर खगोलविदों को कुछ अजीबोगरीब दिखा। ऑब्जेक्ट से बार बार रेडियो तरंगों का बर्स्ट निकल रहा था। 2020 में टीम ने हवाई सुबारू टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने से पहले बर्स्ट की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए VLA टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। विजिबल लाइट में सुबारू का खोज में सामने आया कि बर्स्ट दूर स्थित एक बौनी आकाशगंगा के बाहरी इलाके से आया था। यह अध्ययन बुधवार को नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। VLA की जांच में सामने आया कि खगोलीय पिंड बर्स्ट के बीच कमजोर रेडियो तरंगों को भी छोड़ता है। नई खोज ने नए सवालों को जन्म दिया है, क्योंकि अब खगोलविदों का मानना है कि 2 तरह के FRB हो सकते हैं। The military or armed forces is an interrelated system of social roles and norms organized around the activities of the dominant political elite of a state in applying force in its most extreme form. The military institution legitimizes and depersonalizes the taking of the life of the defined enemy. It is the concerning influence, interest, or structure of a society or a dominant stratum of society. The armed forces of the Russian Federation, commonly known as the Russian Armed Forces, are the combined military forces of Russia. They comprise the world's 5th largest military in terms of active duty personnel, with at least 2 million reserve personnel. Their branches consist of the ground forces, navy and aerospace forces, as well as 3 independent arms of service: the strategic rocket forces, airborne forces and special operations forces.
Under the federal law of Russia, the Russian armed forces, alongside the border guard of the Federal Security Service (FSB), the National Guard, the Ministry of Internal Affairs (MVD), the Federal Protective Service (FSO), the Foreign Intelligence Service (SVR), the Main Intelligence Director (GRU), and the Ministry of Emergency Situations (EMECOM) form Russia's defense services. They are under the direct control of the Security Council of Russia. The Russian armed forces retain the largest stockpile of nuclear weapons in the world, exceeding the arsenal of the United States. They operate the second largest fleet of ballistic missile submarines and are one of only three militaries, alongside China and the United States, that operate strategic bombers. Russia maintains a powerful aerial and naval force. GRU Spetsnaz, a special unit of the Main Intelligence Directorate (GRU), was formed in 1949 under the Soviet Union. Spetsnaz is a Russian umbrella term for special forces, which is used in multiple Russian-speaking post-Soviet states. Spetsnaz forces are light infantry forces that are mainly configured for surveillance, counterinsurgency, and power projection missions. More proximate to the US 75th Ranger Regiment or the British 16th Air Assault Brigade than to true special forces. Spetsnaz missions vary from battlefield reconnaissance and behind-the-line sabotage to training guerrillas and increasingly supporting allied regimes against rebellions and protests. They have played a significant role in all recent deployments, including in Crimea, the Donbas, Syria, and Ukraine. Spetsnaz forces are predominantly geared toward political warfare operations, reflecting Moscow's particular interest in integrating customary military missions with covert active measures. The Spetsnaz originally were shaped by the Cold War as strategic assets that could be deployed deep behind North Atlantic Treaty Organization (NATO) lines, especially to target tactical nuclear weapons and command structures. Some known military engagements by Spetsnaz are Cold War conflicts, Vietnam War, Operation Danube, Soviet-Afghan War, and many more as such. FSB Spetsnaz, an alpha group whose official name is Directorate A of the FSB Special Purpose Center, is an elite standalone sub-unit of Russia's special forces within the Russian Federal Security Service (FSB). It was created by Soviet KGB in 1974. The Russian Airborne Forces is a military branch of the armed forces of the Russian Federation. It was formed in 1992 from units of the Soviet Airborne Forces. Russia took control of the force after the collapse of the Soviet Union. The Russian Airborne Force participated heavily in the 2022 Russian attack on Ukraine. In the opening hours of the attack, the forces attempted to secure key airports and support assaults around Ukraine. These paratroopers were recognizable by the orange and black St. George ribbons decorating their helmets and arms. Unlike Spetsnaz GRU, airborne special forces do not operate worldwide. Their main task is to prepare a foothold in the enemy's rear for the mass landing of the airborne troops, and they usually operate at a distance of no more than 2,000 km from their forces. During the First Chechen War, the regiment's soldiers participated in the assault of Grozny. Chechen militants were shocked by the Spetsnaz forces' silent method of work. They quietly occupied the building after building, leaving them for the motorized infantry that followed. Whole Chechen units disappeared without a trace. Some known military engagements by the Russian Airborne Forces are First Chechen War, Second Chechen War, Russian-Georgian War, annexation of Crimea by the Russian Federation, Operation Grand Dawn allegedly, and 2022 Russian attack on Ukraine.
The youngest among the Russian Spetsnaz units, the Special Operations Forces (SOF), were established in 2009. Their structure is subordinate to the General Staff and includes and deploys all types of Army Special Task Forces. The Special Operations Forces are a highly mobile, well-trained and equipped constant combat prepared Special Operations Force of the Russian Ministry of Defense. Designed for performing specific tasks, the SOF has the ability to function both within the country and abroad in peacetime and wartime. The Russian Ministry of Defense defines the term special operation as methods and ways of fighting not characteristic of conventional forces. Reconnaissance and sabotage, subversion and sedition, counter-terrorism, counter-sabotage, counter-intelligence, guerrilla, counter-guerrilla and other activities. The SOF has been primarily involved in Syria, conducting target acquisition for Russian Air Force combat planes, conducting air strikes on Russian Navy sea-launched cruise missile strikes, serving as military advisors, training Syrian government troops, seeking and destroying critical enemy objects, disruption behind enemy lines through ambushes, high-value targeted assassinations and retaliation strikes against select groups of fighters. Most information on SOF personnel and operations is classified. It is known that its fighters took part in operations in Crimea 2014, Syria and clashes with Somali pirates. क्या है पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, जिसका एक बटन दबाते ही यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया हो सकती है तबाह। पिछले कुछ दिनों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आने वाले एक ब्रीफकेस की चर्चा हो रही है। दरअसल ये कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं बल्कि पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, जिसमें न्यूक्लियर हमले का आदेश देने का सिस्टम मौजूद है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ही पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड पर रखा था। ऐसे में अब पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आने पर एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, इससे कैसे दिया जाता है न्यूक्लियर अटैक का कमांड, क्यों है इससे यूक्रेन और दुनिया को खतरा, क्या भारतीय पीएम के पास भी होता है न्यूक्लियर ब्रीफकेस। आमतौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाते हैं अपने साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैरी करते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद हाल ही में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान जब पुतिन इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए तो ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का मन बना रहे हैं। हाल के दिनों में पुतिन के साथ ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस सबसे पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में तब नजर आया जब वो व्लादिमीर जिरिनोव्स्की के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मॉस्को के एक चर्च पहुंचे थे। जिरिनोव्स्की ने पुतिन के यूक्रेन पर हमले की तारीख की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। दूसरी बार ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ पुतिन की मुलाकात के दौरान नजर आया। दोनों ही मौकों पर इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को पुतिन ने एक बॉडीगार्ड के हाथों थाम रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में पुतिन अपनी संभावित हत्या की कोशिशों से भी डरे हैं और इसलिए अपना सुरक्षा घेरा और मजबूत कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 8 डोज लगवाने के बावजूद पुतिन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें थायराइड कैंसर होने का भी अटकलें हैं। वैसे तो पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखने में किसी आम ब्रीफकेस जैसा नजर आता है, लेकिन ये कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं है, बल्कि इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस में परमाणु हमले से जुड़े डॉक्यूमेंट और अलर्ट अलार्म यानी न्यूक्लियर हमले का कमांड सिस्टम होता है। रूसी भाषा में इस ब्रीफकेस को चेगेट कहा जाता है। इस ब्रीफकेस का नाम रूस के कम्बोडिनो बल्कारिया इलाके में मौजूद एक पहाड़ के नाम पर पड़ा है। यह ब्रीफकेस सबसे पहले 1980 के दशक में सोवियत संघ के शीर्ष नेता यूरी आंद्रोपोव के छोटे से शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए थे।
ये ब्रीफकेस 1985 में सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के शासन में एक्टिव सर्विस में आया और तब से लगातार इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन को ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिसंबर 1999 में सौंपा गया था और उसके बाद से ही वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक इस ब्रीफकेस का केवल एक बार विस्तृत रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ है। 2019 में रूस के रक्षा मंत्रालय के चैनल ज़ेवदा ने इसे ब्रीफकेस को टीवी पर दिखाया था। न्यूक्लियर ब्रीफकेस रूस में राष्ट्रपति की ताकत को दर्शाता है। इस ब्रीफकेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसके अंदर पीछे की तरफ एक छोटी सी ब्लैक रंग की स्क्रीन है और आगे कई सारे बटन लगे हैं। इनमें से ज्यादातर बटन सफेद है और बीच में एक बटन लाल रंग का है। माना जाता है कि सफेद रंग का बटन दबाने से ही न्यूक्लियर अटैक का कमांड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस एक सीक्रेट कोड से खुलता है और वो कोड क्या है यह केवल पुतिन को ही पता है। माना जाता है कि रूस के पास ऐसे एक नहीं बल्कि 3 ब्रीफकेस है, जिनमें से एक राष्ट्रपति, दूसरा रक्षा मंत्री और तीसरा सेना प्रमुख के पास होता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति के अलावा ये ब्रीफकेस रूस के सबसे ताकतवर सेना अधिकारियों के पास रहते हैं। इस ब्रीफकेस के जरिए न्यूक्लियर अटैक का आदेश केवल और केवल राष्ट्रपति यानी अभी पुतिन ही दे सकते हैं। इस ब्रीफकेस के जरिए ही रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये 24 घंटे कड़ी निगरानी में रहता है। इस ब्रीफकेस में एक अलर्ट अलार्म होता है जो रूस पर किसी हमले की सूरत में बजने लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन जहां भी जाते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी हमेशा इस ब्रीफकेस को लेकर उनके साथ चलता है। परमाणु हमले की स्थिति में पुतिन की सहायता के लिए ही केवल इस ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस से पुतिन दुनिया को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियारों को एक्टिवेट कर सकते हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन कई बार परमाणु हमले की बात कह चुके हैं। रूस को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में आशा के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में हाल के दिनों में कई बार इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि रूस यूक्रेन को घटनों पर लाने के लिए छोटे इलाके में तबाही मचाने वाली टैक्टिकल परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आने से अटकलें लग रही है कि वो जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। पुतिन अगर ऐसा करते हैं तो इससे न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका और नाटो देशों में अगर रूसी परमाणु हमले का जवाब दिया तो एक और वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। जापान के अरबपति कारोबारी यूसाको मिज़ावा अंतरिक्ष में 12 दिन बिताने के बाद अब चंद्रमा की सैर पर जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क की महत्वाकांक्षी परियोजना स्टारशिप के साथ करार भी किया है। यूसाको मिज़ावा कई वर्षों से अंतरिक्ष की यात्रा से जुड़े व्यवसाय में कदम रखना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से एक ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी है। अरबपति कारोबारी ने स्पेस नाउ अब अंतरिक्ष ट्वीट कर खुद के अंतरिक्ष से जुड़े कारोबार में कदम रखने की घोषणा की। यूसाको मिज़ावा ने अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुक्रवार को राजधानी टोक्यो में पहली बार विदेशी संवाददाताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से जुड़े कारोबार में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि यूसाको मिज़ावा क्रिसमस से पहले ही धरती पर लौट गए थे। अब चंद्रमा की सैर पर जाना चाहते हैं। 46 इयर्स के यूसाको मिज़ावा रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज में बैठकर 8 दिसंबर को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। वो 2009 के बाद पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी यात्रा का पूरा खर्च खुद उठाया। स्टार्ट टुडे नाम की एक कंपनी के यूसाको मिज़ावा मालिक है।
वो अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। जापानी कारोबारी की अपनी देश के अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा और अन्य संस्थानों की परियोजना में भी निवेश करने की प्लानिंग है। अमेरिकी सेना के एक शीर्ष जनरल ने चेतावनी दी है कि लद्दाख के पास चीन की गतिविधियां आंखें खोलने वाली है। यही नहीं, लद्दाख में चीन की ओर से तैयार किया जा रहा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डराने वाला है। अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लैन ने हिमालय से लगती सीमा पर चीन की सैन्य तैयारी को लेकर यह चेतावनी दी है। उन्होंने इसे चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बढ़ाने वाला व्यवहार करार दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल चार्ल्स ने चुनिंदा पत्रकारों के एक दल से बातचीत में कहा, मेरा मानना है कि चीनी गतिविधि आंखें खोलने वाली है। मैं समझता हूं कि पश्चिमी थिएटर कमांड में बनाया जा रहा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डराने वाला है। चीन के अन्य सैन्य हथियारों की तरह से उससे यह किसी को पूछना होगा कि ये क्यों। अमेरिकी जनरल से कहा कि चीन का इस क्षेत्र में क्रमिक और घातक रास्ते पर बढ़ना और अस्थिर करने वाला तथा दबाव बनाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण है कि हम एक साथ मिलकर काम करें ताकि चीन के दबाव बढ़ाने वाले व्यवहार को जवाब दिया जा सकता है। भारत और अमेरिका दोनों ही पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाके में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। ये करीब 9,000 से लेकर 10,000 फुट की ऊंचाई पर हिमालय में होने जा रहा है। यह अक्टूबर के महीने में होगा। दोनों देशों की सेनाएं उसी तरह के बेहद ठंडे मौसम में जंग लड़ने का अभ्यास करेंगी, जैसे अमेरिका के रूस के बेहद करीब स्थित अलास्का प्रांत में होता है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं की पहाड़ों पर युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में नई तकनीक, एयरफोर्स के हथियार और रियल टाइम खुफिया सूचना इकट्ठा करना शामिल है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन पैंगोंग झील पर दूसरा पुल बनाने जा रहा है ताकि टैंक जैसे भारी हथियारों को भारतीय सीमा के करीब तेजी से ले जाया जा सके। चीन ने लद्दाख से सटे अपने इलाके में हवाई ठिकानों को भी बहुत मजबूत बना दिया है। इससे भारत के लिए पूरे हिमालयी क्षेत्र में सीधे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत और चीन के कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक सीमा विवाद नहीं सुलझा है। मंकी पॉक्स के 15 देशों में 100 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बड़ा दावा किया है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि यूरोप में हाल ही में हुए बड़े सोशल इवेंट्स में सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए यह बीमारी समलैंगिक पुरुषों में फैलने की आशंका है। WHO के एडवाइजर डॉक्टर डेविड हर्मैन ने न्यूज एजेंसी ऐप से बातचीत में बताया कि समलैंगिक पुरुषों में मंकीपॉक्स के संक्रमण फैलने की वजह स्पेन और बेल्जियम में हुई 2 रेव पार्टीज हो सकती है। रेव पार्टी एक ऐसी इवेंट होता है जहां नाच गाने और खाने पीने के साथ ड्रग्स और सेक्स का भी इंतजाम होता है। उधर स्पेन की राजधानी मैड्रिड के सीनियर हेल्थ ऑफिशियल एनरिक रुइज एक्सिडोर का कहना है कि हाल ही में हुए एक गे प्राइड इवेंट के बाद अब तक मंकीपॉक्स के 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस इवेंट में करीब 80,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, इसलिए अधिकारी मंकीपॉक्स और इवेंट के कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अफ्रीका के अलावा इतने बड़े लेवल पर मंकीपॉक्स का आउटब्रेक कहीं नहीं हुआ है। इसे देखते हुए WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। मंकीपॉक्स का वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए फैल सकता है। यह मरीज के कपड़े, बर्तन और बिस्तर को छूने से भी फैलता है।
इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकीपॉक्स फैल सकता है। एक मरीज संक्रमण के 4 हफ्तों तक किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करने में सक्षम होता है। हू के एडवाइजर एंडी सील ने सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि मंकीपॉक्स एक यौन रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी नहीं है। इसका मतलब कि यह सीमेन या वजाइनल फ्लूइड्स के जरिए नहीं फैलता है। हालांकि सेक्स के दौरान संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सर्दी जुकाम एसटीडी नहीं है, लेकिन यह सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है। फिलहाल ब्रिटेन और यूरोप में आ रहे ज्यादातर मामलों में ऐसे गे या बाइसेक्सुअल पुरुषों को मंकीपॉक्स हो रहा है जो युवा है और जिनकी अफ्रीका देशों से कोई लेना देना नहीं है। स्पेन और पुर्तगाल के अधिकारियों के अनुसार यहां सेक्सुअल हेल्थ चेकअप कराने आ रहे समलैंगिक पुरुषों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। वहीं ब्रिटेन के डॉक्टर्स का मानना है कि अभी रोजाना मंकीपॉक्स के और मामले सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इजराइल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मंकीपॉक्स के केस सामने आए हैं। मंकीपॉक्स के दुनिया में बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना ने मंकीपॉक्स की वैक्सीन के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। मंकीपॉक्स एक जेनेटिक वायरस है जो जानवरों में फैलता है।